हेलो स्टूडेंट, मैं आज आपके बीच में एक नया वीडियो लेके आया हूँ। इसके पहले मैंने 2 वीडियो आपके बीच में साझा किया था मुद्रास्फीति को लेकर, जिसमें पहले वीडियो में मैंने इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति क्या है उसे मैंने समझाया था और डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होती है ये बताया था। दूसरे वीडियो में मैंने आपको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के संबंध में जानकारी दी थी। आज इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि इन्फ्लेशन क्यों होता है, मुद्रास्फीति के इन्फ्लेशन के क्या क्या कारण होते हैं। मुद्रास्फीति के कारणों को हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे, जानेंगे। मुद्रास्फीति के कारण क्या होते हैं, काउजेस ऑफ इन्फ्लेशन। काउजेस ऑफ इन्फ्लेशन को हम समझेंगे कि मुद्रास्फीति क्यों होती है। सबसे पहला जो मेन का वजह होता है वह होता है डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग अर्थात घाटे का बजट। घाटे का बजट सबसे मुख्य वजह मुद्रास्फीति का होता है। जब घाटे का बजट, डेफिसिट फाइनेंसिंग, जब गवर्नमेंट बजट के माध्यम से अर्थव्यवस्था में संसाधनों का विकास के लिए, लोक कल्याण के लिए ऐसा प्रावधान लेके आती है जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अधिक करती है और इनकम कम होता है, यानी व्यय अधिक और आय कम। जब सरकार अपने बजट में ऐसा प्रावधान करती है कि सरकार को सार्वजनिक व्यय ज़्यादा करने होते हैं बजट के माध्यम से और उसकी आमदनी कम होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि आजकल सरकार का डेफिनेशन चेंज हो गया है। सरकार को माना जाता है कि वह लोक कल्याण के लिए काम करे और संसाधनों का अधिकतम विकास, अनुकूलतम विकास, उपयोग, दोहन के लिए सरकार अत्यधिक खर्च करती है। तो सार्वजनिक व्यय के माध्यम से अत्यधिक खर्च करने से लोगों के पास आमदनी ज़्यादा होती है, उनके पास पैसे की प्राप्ति अत्यधिक हो जाती है, जिससे वे वस्तु की मांग के लिए बाजार की तरफ भागते हैं और वस्तु की कीमत में वृद्धि देखने को मिलती है। दूसरा जो वजह होती है मुद्रास्फीति की, वह हम देखते हैं, वह होता है क्रेडिट एक्सपेंशन। क्रेडिट एक्सपेंशन मतलब साख में वृद्धि होना। जब बैंक अपने क्रेडिट में विस्तार करती है, यानी वह लोगों को, पब्लिक को, बिजनेसमैन को ज़्यादा से ज़्यादा लोन देती है और ब्याज की दर कम होती है, तो लोग ज़्यादा पैसे लेते हैं और निवेश करते हैं, जिससे क्रेडिट में विस्तार होता है। और अत्यधिक निवेश होने से, क्योंकि हमारे पास उत्पादन के संसाधन सीमित हैं, इसलिए उन उत्पादन के संसाधनों की कीमत में वृद्धि हो जाती है और उत्पादित वस्तुओं की कीमत में उछाल देखने को मिलती है। इसके साथ हम अन्य मुद्रास्फीति के कारण देखें तो वह होता है मॉनसून की वजह से। तीसरा टाइप अगर हम जाएं, मॉनसून या कहें प्रकृति की वजह से या उत्पादन के आधार पर, उत्पादन के आधार पर, यानी प्रोडक्शन बेस्ड
प्रोडक्शन बेस्ड। जब किसी वित्तीय वर्ष में मानसून फेल हो जाए, सूखा आ जाए, अकाल आ जाए, प्राकृतिक आपदा आ जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि अभी भी हमारे देश में के कई हिस्सों में कृषि मानसून पर आधारित है, और कहा जाता है कि हमारे देश में कृषि मानसून का जुआ है। अर्थात मानसून अच्छी होगी, ऊपर वाले का आशीर्वाद होगा तो सिंचाई होगी और अनाज का उत्पादन किया जा सकेगा। लेकिन अगर मानसून फेल हो जाएगा तो प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी, उत्पादन नहीं हो पाएगा, और जिससे वस्तु की पूर्ति में कमी आ जाएगी, और वस्तु की पूर्ति में कमी होने से वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाएगी। तो सब कुछ हमारे देश में मानसून पे बेस्ड है। इसलिए मानसून अगर फेल होगा तो हमारे देश में वस्तु का उत्पादन घट जाएगा, और वस्तु के उत्पादन घटने से वस्तु की कीमत में वृद्धि देखने को मिलेगी। तीसरा जब टाइप आते हैं मुद्रास्फीति के, जो हम कहते हैं इमरजेंसी सिचुएशन जब हो जाए, युद्ध की स्थिति बन जाए। चौथा टाइप जब हम आएंगे तो वो हो जाएगा युद्ध की स्थिति, वार सिचुएशन, युद्ध की स्थिति। जब अर्थव्यवस्था में, जब किसी देश में का अन्य देशों के साथ युद्ध की स्थिति बन जाती है तो उस समय वस्तु की पूर्ति घट जाती है और वस्तु की कीमत में वृद्धि देखने को मिलती है। अन्य टाइप में हम आते हैं तो वह होता है सरकार की टैक्स पॉलिसी। पांचवा टैक्स पॉलिसी यानी कर नीति। यदि सरकार टैक्स में वृद्धि कर देती है, टैक्स ज़्यादा कर देगी, टैक्स ज़्यादा होने से प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा, यानी कर अधिक होने से उत्पादन लागत अधिक हो जाएगी, जिससे कॉस्ट ऑफ गुड्स, वस्तु की कीमत अत्यधिक हो जाएगी और महंगाई देखने को मिलेगी। यानी सरकार की कर नीति भी वस्तु की कीमत और मुद्रास्फीति को उत्पन्न करती है। दूसरा, अगर हम टाइप देखें तो उसमें हो जाएगा गवर्नमेंट पॉलिसी यानी सरकार की नीति। यानी यदि सरकार की नीति अर्थव्यवस्था में उद्योग धंधों को प्रोत्साहित करने के लिए नहीं है, हतोत्साहित करने के लिए है, लाइसेंसिंग प्रणाली ज़्यादा है और निवेशकर्ता का माहौल नहीं है, तो निवेश में कमी आएगी। निवेश में कमी आने से उत्पादन घटेगा और कम वस्तु का उत्पादन हो पाएगा, जिससे भविष्य में महंगाई में वृद्धि हो सकती है। क्योंकि सरकार जैसी नीति अपनाती है, अर्थव्यवस्था उस वक्त अग्रसर होता है। अन्य टाइप में जाएं तो हम लोग देखते हैं सरकार की विफलता, फेलर ऑफ गवर्नमेंट।
गवर्नमेंट, अर्थात सरकार जब प्रशासन में विफल हो जाती है और सही ढंग से सुशासन नहीं दे पाती है, सही ढंग से राज्य नहीं कर पाती है, देश में सभी चीज़ों पर पूर्ण रूप से नियंत्रण नहीं कर पाती है, वस्तु की कीमतों का क्या नियंत्रण होना चाहिए ये नहीं कर पाती है, अर्थव्यवस्था में कोई भी काम कराने के लिए घूस देना होता हो, डोनेशन देना होता हो, लोग ब्लैक मार्केटिंग ज़्यादा करते हैं, वस्तु का जमाव करते हैं और उसे गलत तरीके से बेचते हैं, तो इस सभी वजह से भी वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है। तो मुद्रास्फीति के ये कारण होते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि क्या सभी वस्तु की कीमत में, सिर्फ वस्तु की कीमत में वृद्धि होने को मुद्रास्फीति कहा जा सकता है? हम कभी देखते हैं कि क्या प्रत्येक वस्तु की कीमत में वृद्धि को मुद्रास्फीति कहा जा सकता है? तो हम इसको नहीं कह सकते। वस्तु की कीमत में कंटिन्यूअसली अगर वृद्धि होती है, कुछ शॉर्ट टर्म में अगर वृद्धि हुआ जैसे 2 महीने 3 महीने के लिए, तो उसे मुद्रास्फीति हम नहीं कहेंगे। लेकिन अगर कंटिन्यूअसली किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है या अर्थव्यवस्था में महंगाई के स्तर में कंटिन्यूअसली लगातार वृद्धि होती है, तो वह मुद्रास्फीति कहलाती है। क्षणिक अवस्था में यदि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाए तो वह मुद्रास्फीति नहीं कहलाती है। यानी कंटिन्यूअसली किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, अर्थव्यवस्था में महंगाई में वृद्धि देखने को मिलती है, तो हम उसे मुद्रास्फीति का कारण कहते हैं। अब हम देखते हैं कि मुद्रास्फीति के वजह और क्या क्या हो सकते हैं। तो हमने देखा पहला कि उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाना, जो हमने पहले देख चुके हैं कि वस्तु की उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाएगी। उत्पादन लागत में वृद्धि होने से मुद्रास्फीति हो जाएगी, क्योंकि जब वस्तु को अधिक कीमतों पे उत्पादन किया जाएगा तो उसे अधिक कीमत पे बेचा जाएगा, जिससे मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो ये सब मुद्रास्फीति की वजह होते हैं। अब हम मुद्रास्फीति का क्या प्रभाव होता है इस चीज को जानते हैं। इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति के प्रभाव। कि मुद्रास्फीति का प्रभाव अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से पड़ता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं उपभोक्ता की ओर से। उपभोक्ता यानी कंज्यूमर साइड से। पहले उपभोक्ता की ओर से देखेंगे, फिर कंज्यूमर, फिर प्रोड्यूसर की ओर से देखेंगे। उपभोक्ता कौन है? जनता है। जब इन्फ्लेशन होगा, इन्फ्लेशन अधिक होगा, तो वस्तु की कीमत, प्राइस ऑफ गुड्स, वस्तु की कीमत अधिक हो जाएगी। इन्फ्लेशन अधिक होने से वस्तु की कीमत अधिक हो जाएगी, जिससे परचेसिंग पावर, जिसको क्रय शक्ति कहते हैं, उसमें कमी आ जाएगी। क्रय शक्ति में कमी आ जाने से उपभोग में कमी हो जाएगी। लोग पहले की अपेक्षा अब कम वस्तु को खरीद पाएंगे। उपभोग में कमी आ जाएगी। उपभोग में कमी आ जाएगी तो लोगों की जो वर्किंग कैपेसिटी है, काम करने की क्षमता में कमी आ जाएगी। लोगों की काम करने की क्षमता में कमी आ जाएगी। जब काम करने की क्षमता में कमी आ जाएगी तो उत्पादन, प्रति व्यक्ति उत्पादन घट जाएगा। प्रति व्यक्ति उत्पादन घट जाएगा।
प्रति व्यक्ति उत्पादन घट जाएगा। तो उपभोक्ता के साइड से अगर हम देखें, कंज्यूमर साइड से, उपभोक्ता के साइड से अगर देखते हैं तो महंगाई में वृद्धि होने से वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी, लोग की परचेसिंग पावर अधिक हो जाएगी, तो लोग उपभोग कम कर देंगे और उनकी क्रय शक्ति कम हो जाएगी। परचेसिंग पावर मतलब क्रय शक्ति कम हो जाएगी, तो लोग कम खाना खाएंगे, पहले की अपेक्षा वे भोजन कम करेंगे। आप भोजन यदि कम करेंगे तो उनकी काम करने की शक्ति घट जाएगी और प्रति व्यक्ति उत्पादन में कमी आ जाएगी। इसके साथ साथ अर्थव्यवस्था के अंदर, देश के अंदर निर्धनता और धनी लोगों के बीच में खाई बन जाएगी। यानी धनी और निर्धन के बीच में जो खाई है, वो खाई हमें अधिक देखने को मिलेगी। धनी और निर्धन के बीच में हमें खाई अत्यधिक देखने को मिलेगी। तो मुद्रास्फीति के ये दुष्प्रभाव होते हैं। यदि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति अत्यधिक हो जाती है, अब हम देखते हैं मुद्रास्फीति के अन्य प्रभाव। ये तो हो गया कंज्यूमर पे, या इसको हम कह सकते हैं कंजम्पशन पे, उपभोग पे क्या प्रभाव होता है। अब हम अर्थव्यवस्था में जानते हैं कंज्यूमर होगा तो प्रोड्यूसर होगा, यानी प्रोड्यूसर के साइड से देखते हैं, प्रोड्यूसर साइड से यानी उत्पादक के दृष्टिकोण से देखते हैं। जब इन्फ्लेशन अधिक होगा, इन्फ्लेशन अधिक होगी, मुद्रास्फीति अधिक होगी, तो वस्तु की कीमत, प्राइस ऑफ गुड्स अधिक हो जाएगी, वस्तु की कीमत अधिक हो जाएगी। इसको कह सकते हैं वस्तु की कीमत अधिक हो जाएगी। तो उत्पादक पहले की अपेक्षा ज्यादा वस्तु का उत्पादन करेगा, क्योंकि जब वह बेचने जाएगा वस्तु को प्रति इकाई तो उसे ज्यादा फायदा होगा। तो प्राइस ऑफ गुड्स अधिक होने से वस्तु की सप्लाई अत्यधिक हो जाएगी, यानी पूर्ति अधिक हो जाएगी। प्रोड्यूसर, इन्फ्लेशन की वजह से वस्तु कीमत में वृद्धि होगी, तो वस्तु कीमत में वृद्धि होने से प्रोडक्शन में अत्यधिक वृद्धि होगी। पहले प्रोडक्शन लेते हैं, उसके बाद सप्लाई लेते हैं, यानी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा। प्रोडक्शन यानी उत्पादन अधिक होगा, उत्पादन में वृद्धि होगी। उत्पादन में वृद्धि होने से वस्तु की पूर्ति अर्थात सप्लाई ज़्यादा अधिक हो जाएगा। सप्लाई यानी पूर्ति अधिक हो जाएगी। जब वस्तु की पूर्ति अधिक हो जाएगी तो जो ही बिजनेसमैन है, उद्यमी है, उसका लाभ अधिक हो जाएगा, प्रॉफिट अधिक हो जाएगा, यानी लाभ अधिक होगा। यानी इन्फ्लेशन के स्टेज में जो प्रोड्यूसर है उसे हमेशा फायदा होता है। तो जब हम प्रोड्यूसर के दृष्टिकोण से, उत्पादक के दृष्टिकोण से इन्फ्लेशन का विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो इन्फ्लेशन की वजह से वस्तु की कीमत अधिक होगी, तो वो क्या करेगा, नया बिजनेस यूनिट को लगाएगा, अपना बिजनेस को एक्सपेंशन करेगा कि भाई अब तो हमें अत्यधिक वस्तु की कीमत मिलेगी, हमें ज़्यादा वस्तु का उत्पादन करना चाहिए। तो वह प्रोडक्शन की यूनिट इंक्रीज करेगा, अपना बिजनेस एक्सपेंड करेगा, अधिक से अधिक उद्योग की इकाइयों को लगाएगा, जिससे कि उत्पादन अधिक होगा, सप्लाई अधिक होगा और प्रॉफिट अधिक होगा। तीसरा जो प्रभाव हम देखते हैं इन्फ्लेशन का, वह
रोजगार के दृष्टिकोण से देखते हैं, एम्प्लॉयमेंट के दृष्टिकोण से। इन्फ्लेशन इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, यानी रोजगार। तो हमने देखा इन्फ्लेशन अधिक होगा तो उद्योग की नई इकाई लगेगी, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो प्रोडक्शन करने के लिए लोगों की आवश्यकता अधिक होगी, यानी डिमांड ऑफ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन कैपिटल अधिक हो जाएगा, यानी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अत्यधिक हो जाएगा, यानी मुद्रास्फीति अधिक होने से उत्पादन में वृद्धि होगी, जिससे रोजगार में वृद्धि होगी, यानी मुद्रास्फीति की वजह से अर्थव्यवस्था में रोजगार में वृद्धि देखने को मिलेगी। अब इसके हम अन्य प्रभाव देखते हैं तो क्या है। संसाधन का दोहन, संसाधन का दोहन। चौथा टाइप देखते हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। जब इन्फ्लेशन अधिक होगा तो निवेश ज्यादा होगा, इन्फ्लेशन अधिक होने से निवेश ज्यादा होगा, इन्वेस्टमेंट अधिक होगा, निवेश ज्यादा होगा। निवेश अधिक होने से जो संसाधन का दोहन इस्तेमाल अधिक होगा, यानी यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, संसाधन का दोहन अत्यधिक हो पाएगा और देश में उपलब्ध संसाधनों का सही ढंग से इस्तेमाल हो पाएगा। तो इन्फ्लेशन की वजह से अर्थव्यवस्था में संसाधनों का उचित रूप से दोहन किया जा सकेगा और अर्थव्यवस्था में अत्यधिक वस्तुओं का उत्पादन किया जा सकेगा। अब हम निवेश के दृष्टिकोण से देखते हैं। निवेश के दृष्टिकोण से देखते हैं इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट यानी निवेश के दृष्टिकोण से। जब इन्फ्लेशन ज्यादा होने का मतलब क्या है कि मनी सप्लाई ज्यादा होना। इन्फ्लेशन का होने का मतलब क्या है, इन्फ्लेशन अधिक मतलब मनी सप्लाई अधिक, यानी मुद्रास्फीति की वजह से, मुद्रास्फीति अधिक होने से मुद्रा का प्रसार अधिक होगा, मुद्रा का प्रसार अधिक होगा, इकोनॉमी में अर्थव्यवस्था में मनी अधिक हो जाएगी, जिससे इंटरेस्ट रेट में कमी आएगी, ब्याज की दर में कमी आएगी, यानी अब बैंक पहले की अपेक्षा कम ब्याज पर वह लोन देगा। जब बैंक कम ब्याज पर लोन देगा तो लोग अत्यधिक निवेश के लिए आकर्षित होंगे, यानी इन्वेस्टमेंट अधिक होगा, यानी निवेश
अत्यधिक होगा और निवेश अत्यधिक होगा तो उत्पादन अधिक होगा, उत्पादन अधिक होगा तो रोजगार अधिक होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और निर्धनता बेरोजगारी को खत्म किया जा सकता है। अन्य प्रभाव देखें हम तो इन्फ्लेशन का अन्य प्रभाव लोन देने वाले पे और लोन लेने वाले पे क्या होगा, यानी कर्ज देने वाला और कर्ज लेने वाला पे क्या प्रभाव होगा। यानी इसको जब हम देखते हैं तो अर्थव्यवस्था के अंदर एक होता है लोन को लेने वाला और एक होता है लोन देने वाला। तो जब कर्ज देगा, कर्ज देने वाला किसी को कर्ज देगा, किसी मान लिया एक व्यक्ति ए है, वह बी व्यक्ति को कर्ज देता है, यानी ए व्यक्ति कर्ज देने वाला है, ए व्यक्ति महाजन है और बी व्यक्ति कर्ज लेने वाला है, यानी बी व्यक्ति उस महाजन से पैसे उधार लेगा। तो जब देगा उस समय मुद्रास्फीति की स्थिति नहीं है, लेकिन जब वह चुकाएगा तो वह प्रिंसिपल चुकाएगा, वह चुकाएगा क्या, मूलधन चुकाएगा, मूलधन प्लस ब्याज चुकाएगा, मूलधन प्लस ब्याज चुकाएगा। तो जब वह पैसे लेगा उसमें पैसे की वैल्यू अधिक होगी, यानी बी जब ए से पैसे लेगा तो उसकी पैसे की वैल्यू अधिक होगी, लेकिन जब बी ए को पैसे चुकाएगा तो उस केस में उस पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी, यानी ए को नुकसान होगा और बी को फायदा होगा। यानी जब मुद्रास्फीति होगी तो कर्ज देने वाले को नुकसान होगा और कर्ज लेने वाले को फायदा होगा। मुद्रास्फीति के अन्य प्रभाव हम देखें तो इसमें क्या होगा, अनैतिकता या सामाजिक कुरीतियों में उछाल आएगा, वृद्धि देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से, महंगाई की वजह से वस्तु की कीमत अधिक हो जाएगी। वस्तु की कीमत अत्यधिक हो जाएगी तो लोग उस वस्तु को खरीद नहीं पाएंगे, उनकी परचेसिंग पावर कम हो जाएगी, तो वो गलत तरीके को अपनाएंगे और वह छीना झपटी करेंगे, लूटपाट करेंगे, डकैती करने जाएंगे, क्योंकि उन्हें अपने घर, अपनी फैमिली, अपने बच्चे को पालना है, उनकी देखभाल करनी है, जिससे कि अर्थव्यवस्था के अंदर सामाजिक कुरीतियों का जन्म देखने को मिल सकता है। अब हम मुद्रास्फीति के अन्य प्रभाव को देखें तो इसमें क्या होगा, आर्थिक विषमता, यानी इनइक्वालिटी में वृद्धि होगी, क्योंकि मुद्रास्फीति अधिक होगी, इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति अधिक होगी तो क्रय शक्ति में कमी आ जाएगी, तो धनी और धनी हो जाएंगे और निर्धन हो जाएंगे, जिससे कि अर्थव्यवस्था के अंदर आर्थिक विषमता देखने को मिलेगी। यानी मुद्रास्फीति होने की वजह से महंगाई अत्यधिक हो जाएगी, महंगाई अत्यधिक होने से लोगों की क्रय शक्ति कम हो जाएगी, लोग कम खरीद पाएंगे, वो किसी तरह अपना जिंदगी जिएंगे, व्यतीत करेंगे, जिससे धनी और धनी होता जाएगा
और निर्धन होता जाएगा, जिससे आर्थिक विषमता होने से लोगों का जीवन स्तर में गिरावट आएगी। यानी इन्फ्लेशन का अन्य प्रभाव क्या हो सकता है? लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन स्तर में कमी आएगी, क्योंकि महंगाई अत्यधिक होने से लोगों की क्रय शक्ति कम हो जाएगी। लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वे ऑफ लिविंग, स्टाइल ऑफ लिविंग, उसमें भी कमी देखने को मिलेगी। मुद्रास्फीति के अन्य प्रकार को हम अब देखते हैं। तो सरकार मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकती है? टैक्स में वृद्धि कर सकती है, यानी कर में वृद्धि कर सकती है। यानी मुद्रास्फीति के अन्य प्रभाव क्या होंगे कि अर्थव्यवस्था में टैक्स में वृद्धि देखने को मिलेगी, क्योंकि सरकार मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए, अर्थव्यवस्था से पैसे को निकालने के लिए वो टैक्स अत्यधिक कर देगी, जिससे कि वस्तु की कीमत में और भी वृद्धि देखने को मिलेगी और आर्थिक विषमता और धनी निर्धनता की जो खाई है उसमें और एक पार्ट बनता चला जाएगा। अब हम लोग देखते हैं, हमने सेविंग पे देखा, बचत पे क्या प्रभाव होगा, इस चीज को हम लोग देखते हैं। मुद्रास्फीति का बचत पर प्रभाव। मुद्रास्फीति की वजह से मुद्रास्फीति अधिक होगी तो लोग अपना बचत निकाल के, पैसा निकाल के वस्तु को खरीदने की कोशिश करेगा और अपने घर तथा फैमिली की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की प्रयास करेगा, जिससे लोगों का बचत कम हो जाएगा और बचत हतोत्साहित होने लगेगा। लोगों की बचत में कमी देखने को मिलेगी। तो ये मुद्रास्फीति के जो प्रभाव हैं, इसको हमने अभी जाना। अब आता है मुद्रास्फीति को कैसे रोका जा सकता है। हाउ टू चेक इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति को रोकने के क्या क्या उपाय हैं। मुद्रास्फीति, हाउ टू स्टॉप इन्फ्लेशन, या टू चेक इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति को रोकने के उपाय, किन किन उपायों से रोकने के उपाय, किन किन उपायों से मुद्रास्फीति को अर्थव्यवस्था में रोका जा सकता है। क्योंकि हम जानते हैं कि मुद्रास्फीति एक अगर आउट ऑफ कंट्रोल की स्थिति में आ जाती है तो एक संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इसको किस प्रकार से रोका जा सकता है। पहला है कि सरकार आधिक्य बजट लेके आए, यानी सरप्लस बजट लेके आए। सरप्लस बजट का मतलब होता है इनकम अधिक और एक्सपेंडिचर कम, यानी आय अधिक व्यय कम। जब सरकार सरप्लस बजट लेके आएगी तो वह खर्च कम करेगी, सार्वजनिक व्यय कम होगा। सार्वजनिक व्यय कम होने से अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रसार कम हो पाएगा और मुद्रास्फीति को रोका जा सकता है। दूसरा, जब सरकार बैलेंस बजट लेके आए, बैलेंस यानी संतुलित बैलेंस्ड बजट। बैलेंस बजट में सरकार को जितनी आमदनी होती है उतना ही वह खर्च करती है। जब सरकार बैलेंस बजट लेके आती है, संतुलित बजट लेके आती है, तो अर्थव्यवस्था में
इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, यानी जितनी उसकी आमदनी होती है उतना ही वो खर्च करती है। तो ऐसी स्थिति में मुद्रा का प्रसार रुक जाएगा और महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरा मुद्रास्फीति को रोकने का उपाय है साख के विस्तार में कमी। साख के विस्तार में कमी, यानी क्रेडिट एक्सपेंशन में डिक्लाइन करना। जब बैंक क्रेडिट एक्सपेंशन को कम कर देते हैं, साख के विस्तार को कम कर देते हैं, ऐसा कैसे करेंगे? जब ब्याज अधिक हो जाए, जब अर्थव्यवस्था के अंतर्गत बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो जाता है, तो बैंक क्या करती है, पहले ब्याज कम होता है तो लोग ज़्यादा लोन लेते हैं या क्रेडिट एक्सपेंशन ज़्यादा करते हैं। लेकिन जब मुद्रास्फीति हो जाती है तो बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने पॉलिसी में ब्याज की दर को अधिक कर देती है। ब्याज की दर यानी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो जाता है। जब बैंक अधिक इंटरेस्ट रेट पे लोन देने लगते हैं तो बिजनेसमैन को मूलधन के साथ साथ ब्याज अत्यधिक चुकाना पड़ता है, जिससे उसकी प्रॉफिट डिक्लाइन होने लगती है। और प्रॉफिट डिक्लाइन होने लगती है, लाभ घटने लगता है, और लाभ जैसे ही घटने लगेगा तो वह कम लोन लेगा, कम कर्ज लेगा और क्रेडिट एक्सपेंशन कम होगा, बिजनेस एक्सपेंशन अर्थव्यवस्था के अंदर कम होगा। तो इस सब वजहों से मुद्रास्फीति को रोका जा सकता है। या अन्य उपाय देखें कि जब बचत को ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जा सके, बचत को प्रोत्साहन दें, यानी जब सरकार लोगों को सेविंग करने के लिए प्रोत्साहित करती है और उसके लिए वह नए नए बॉन्ड, सिक्योरिटी, शेयर, डिबेंचर इश्यू करती है, तो लोग उसको खरीदते हैं, जिससे कि अर्थव्यवस्था से पैसे को सक आउट कर लिया जाता है। तो इससे भी मुद्रास्फीति को रोका जा सकता है। इसके अलावा हम जानते हैं कि मुद्रास्फीति को रोकने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओपन मार्केट ऑपरेशन यानी खुले बाजार की नीति से सरकार के अत्यधिक सिक्योरिटीज, बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इत्यादि को बेचती है, जिससे कि लोग आकर्षित होते हैं, अब अपने पैसे को निवेश करते हैं और अर्थव्यवस्था से पैसे को खींच लिया जाता है, सक आउट कर लिया जाता है, जिससे कि जब अर्थव्यवस्था से पैसे निकाल लिए जाते हैं तो मुद्रास्फीति को कम हो जाती है, क्योंकि जब पैसे का प्रसार कम हो जाएगा तो अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन में कमी देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ इन्फ्लेशन को रोकने का और भी उपाय क्या है कि सरकार जो है वो महंगाई भत्ते में कमी कर दे, जब महंगाई भत्ते कम हो जाएंगे, डीए कम हो जाएंगे, डियरनेस अलाउंस कम हो जाएंगे, तो लोग के पास पैसे कम हो जाएंगे, और पैसे कम होने से लोगों की क्रय शक्ति कम हो जाएगी और महंगाई को रोका जा सकता है। उसके साथ साथ महंगाई को रोकने का अन्य उपाय क्या है कि सरकार
सार्वजनिक व्यय पर कमी कर दे। सरकार अपने खर्चों पर लगाम लगा दे, कम खर्च करे तो पैसे का प्रसार कम होगा और मुद्रास्फीति को रोका जा सकता है। तो अभी तक में हमने देखा कि मुद्रास्फीति क्या है, कितने प्रकार से होते हैं, इसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं, पॉजिटिव इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट, ये भी हमने देखा, और इसे कैसे रोका जा सकता है। तो निष्कर्ष में जब हम आते हैं तो अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति आवश्यक भी है और अत्यधिक मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के लिए नुकसान भी है। तो मुद्रास्फीति का प्रसार इस प्रकार से होना चाहिए ताकि अर्थव्यवस्था के विकास के लक्ष्य को हासिल किया जा सके, संसाधन को अधिकतम उपयोग किया जा सके, उत्पादन में वृद्धि की जा सके, रोजगार में वृद्धि की जा सके। लेकिन जब वही नेगेटिव हो जाए, जिससे कि अत्यधिक महंगाई होने लगे, लोगों को नुकसान होने लगे, तो उस समय मुद्रास्फीति को रोकना अति आवश्यक है। थैंक यू।